हेलो एवरीवन, वेलकम टू कान साहब। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड को किस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन कैसा है, क्योंकि आप एक अच्छा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हो। बट अगर आपको म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो एक खासा दिक्कत आपको आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन हम किस हिसाब से करेंगे। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एक फाइनेंशियल गोल होता है। ठीक है, मेरा एक फाइनेंशियल गोल होगा, ठीक है, कि मुझे एक अमाउंट एक पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, या फिर मैं उसको टेनर भी बोल सकता हूं, ठीक है, कि मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो मुझे मिलना चाहिए और इतने साल में मुझे मिलना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मुझे 2 करोड़ मिलना चाहिए, ठीक है, ऑलराइट, कि मुझे 2 करोड़ मिलना चाहिए नेक्स्ट 25 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट के बाद। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करोगे, राइट, कि कितना परसेंटेज मुझे रिटर्न दे सकता है। तो आपका एक फाइनेंशियल गोल है। ठीक है, आप ईयर जैसे 25 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कि मंथली मैं 30,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ या 50,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी मेरा एक स्पेसिफिक अमाउंट है। लेकिन बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, कि आपको ये करोड़ उसके पहले कुछ होता है, जैसे कि फैमिली में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, या फिर आप देखोगे कि कुछ एजुकेशन के लिए आपको यूज़ करना है, घर खरीदने के लिए यूज़ करना है, वगैरह वगैरह, जो भी आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट होगा उसके मुताबिक। ठीक है, तो हमें उसमें से बीच में पैसा निकालना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर जानने की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर जानने की बहुत ज़रूरत होती है। और ये जो 2 करोड़ हम देख रहे हैं या फिर हम उसके ऊपर का अमाउंट देख रहे हैं, ठीक है, कि मुझे इतने साल में मिलना चाहिए, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, क्योंकि हमारा एक रिस्क होता है, हमारा एक उम्मीद होती है कि मुझे इतना अमाउंट मुझे उसमें मिलना चाहिए। तो अगर मुझे मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है, कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट जो भी है उसको उसके पोर्टफोलियो के कैसे मैनेज किया जा रहा है, अगर आप वो नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि इतने साल में वो अचीव ना हो सकता है कि अगर उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है तो इससे भी कम साल में वो आपको अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो इतने साल में मुझे अचीव होना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो देखना पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ में मुझे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स भी देखना पड़ता है। ठीक है, अभी इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स क्या होता है ये हम इसमें देखेंगे। तो इन शॉर्ट, जो भी आपका यहाँ पर उम्मीद है, जो भी आपका परसेप्शन है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल गोल्स है, वो अचीव करना है, तो आपको ये तीनों चीज़ों में देखना पड़ता है, बारीकी से जांच करना पड़ता है, तभी जाके आप वो अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है इसके क्या मायने। ठीक है, तो पहले हम आते हैं स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो यहां पर 3 तरीके के आप देखोगे फंड्स है। एक होता है ओपन एंडेड स्कीम, एक होता है क्लोज एंडेड, और एक होता है इंटरवल फंड। ठीक है, तो अगर मैं ओपन एंडेड स्कीम की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो जैसे ये एनएफओ आता है, ठीक है, न्यू फंड ऑफर, ठीक है, तो इसमें ओपन एंडेड स्कीम में क्या होता है कि आप कभी भी इसमें एंटर कर सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, इसमें ट्रांजैक्शन पीरियड हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो मतलब मान लीजिए कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जैसे मैं 20,000 30,000 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने 1 साल 2 साल 3 साल मैंने ऐसे इन्वेस्ट किया, लेकिन बीच में मुझे ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, या फिर मेरे मन में ये ख्याल है कि मुझे इसके बीच में मुझे ज़रूरत पड़ती है, मेरा कोई कंटिजेंसी फंड नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें से पैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि ओपन एंडेड स्कीम है तो कभी भी रिडीम हो सकता है। ठीक है, कभी भी रिडीम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर परचेस करते हैं, एनी टाइम जो परचेस कर रहा हूँ, तो मान लीजिए मुझे 6 महीने बाद ज़रूरत पड़ गई, 1 साल बाद ज़रूरत पड़ गई। ठीक है,
तो मैं इसमें से आसानी से निकाल सकता हूँ, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। हालांकि जो भी एग्जिट है वो सब फी उस पर तो लगता ही है, कहीं पर भी आप देखोगे। तो ओपन एंडेड स्कीम क्या है कि आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो एक कंटीजेंसी भी काम करता है, कंटीजेंसी फंड जैसे हम रखते हैं, कुछ कंटीजेंसी के लिए भी ये काम करता है। तो मतलब जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप इसमें से निकाल सकते हो, जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप इसमें इंक्रीज भी कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे कि आप इसमें 20-30 हज़ार इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको वही इन्वेस्टमेंट बढ़ा के 30-40 हज़ार करना, 50 हज़ार करना, तो भी आप इसमें आसानी से कर सकते हो। तो ये होता है आपका ओपन एंडेड स्कीम, ठीक है। न्यू फंड ऑफर जब भी होता है तो ये दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड होती है। ऑलराइट, अभी इसी में आपको दूसरा बताते हैं जो कि है क्लोज एंडेड, ठीक है, क्लोज एंडेड। तो इसमें एक ट्रांजैक्शन पीरियड होता है, नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि क्लोज एंडेड एग्जैक्टली अपोजिट होता है। इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, ठीक है, कंटिजेंसी आप नहीं देख सकते, बिकॉज ये एक बार स्टार्ट होता है, जब भी एनएफओ रिलीज होता है तब क्या करेंगे, हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इसमें वन टाइम अमाउंट हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैच्योरिटी तक जो इसका टाइम निर्धारित किया जाता है, मैच्योरिटी तक कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें नहीं होता है, ठीक है। कोई भी मैच्योरिटी, टिल मैच्योरिटी आप बोलोगे ना, नो ट्रांजैक्शन टिल मैच्योरिटी, ठीक है। मैच्योरिटी तक कोई ट्रांजैक्शन इसमें नहीं होता है, और जैसी मैच्योरिटी हो जाती है, जितना भी साल होगा, ठीक है, जो भी इसका मैच्योरिटी पीरियड रहता है, उसके बाद क्या आता है, ये जो फंड्स हैं पूरे प्रॉफिट के साथ ये रिटर्न कर दिया जाता है, रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, ठीक है, रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। ऑलराइट, पूरे प्रॉफिट के साथ, बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ओके। और उसके बाद ये क्या होता है, इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, लिक्विडिटी ताकि बाय सेल किया जा सके, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए एक बार जब ये मैच्योर हो जाता है, इसको क्या करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो होता है उसके ऊपर लिस्ट करते हैं, ठीक है। सो हम ये कहेंगे कि लिस्टिंग ऑन एक्सचेंज, जहां पर ये ट्रेड होता है, ठीक है। अभी इसमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी उसका ट्रेडिंग प्राइस होगा वो आपके एनएवी से मैक्सिमम टाइम डिस्काउंटेड प्राइस पे ही रहता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैच्योर जैसे हो जाता है तो ये इसको एक्सचेंज पर लिस्ट कर देते हैं, जहां पे इन्वेस्टर्स बाय सेल करना शुरू करते हैं। इसमें फंड हाउस का कोई लेना देना नहीं होता है, फंड हाउस उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। हालांकि जो रेगुलेटरी बॉडी जो एक्सचेंज है वो प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर ये ट्रेड हो सकता है, ठीक है। तो हमने देखा ओपन एंडेड क्या होता है, हमने देखा क्लोज एंडेड क्या होता है, ठीक है। अभी आपको दूसरा दिखाते हैं जो है इंटरवल फंड्स, ठीक है। तो जो इंटरवल फंड्स होते हैं, इंटरवल फंड्स, इसमें क्लोज और ओपन एंडेड जो स्कीम होता है दोनों के फंक्शन लेते हैं, मतलब दोनों का मैं ये कहूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें लेते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि ये फुल्ली क्लोज एंडेड नहीं होता है, ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ओपन रहता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ओपन रहता है। सो ओपन फॉर स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, हर साल होता है, जैसे 1 to 15 जनवरी या 1 to 15 जुलाई, ठीक है। सो जिस टाइम पे इसको परचेज रिडीम ये सब किया जाता है उसको बोला जाता है ट्रांजैक्शन पीरियड, उसको बोला जाता है ट्रांजैक्शन पीरियड, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ऐड करना है या आपको फंड को रिड्यूस करना है या रिडीम करना है, वो आप ट्रांजैक्शन पीरियड में ही कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन पीरियड के बाद लंबा गैप होता है, उसके बाद फिर दूसरा ट्रांजैक्शन पीरियड आता है, ठीक है, ये हमेशा हर साल आता है।
तो हर साल में 2 होता है, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया आपको, हो सकता है कि 2 हो, राइट, कोई कोई होता 3 भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे 2 रहता है, ठीक है। अभी एक ट्रांजैक्शन और दूसरे ट्रांजैक्शन के बीच का जो टाइम रहता है इसको बोला जाता है इंटरवल, इसी को बोला जाता है इंटरवल, इसीलिए इसका नाम भी है इंटरवल फंड्स, ठीक है। तो जो इंटरवल पीरियड रहता है इसके दौरान कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ठीक है, टोटली क्लोज रहता है, तो मैं उसमें कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ, ना ही उसको रिडीम कर सकता हूँ, ठीक है, जैसा उसको रहने दे सकता हूँ। मुझे जो भी ट्रांजैक्शन करना है वो ट्रांजैक्शन पीरियड और ट्रांजैक्शन पीरियड में ही करना है, ठीक है। अभी इसका भी जब क्लोजिंग होता है, ठीक है, मैच्योरिटी होती है, क्लोजिंग होता है, तो जब वो कोई भी स्कीम क्लोज हो जाती है तो उसको फिर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया जाता है, जहाँ पे उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो हमने जाना ओपन एंडेड फंड, हमने जाना क्लोज एंडेड फंड, हमने जाना इंटरवल फंड्स, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लोगों को कभी बीच में ज़रूरत पड़ जाती है कि मुझे इसमें निकाल लें, ठीक है। तो अगर आपके मन में ये सवाल है तो आपको ओपन एंडेड स्कीम से जाना चाहिए कि अगर कंटीजेंसी के तौर पे मुझे पैसे निकालने पड़ जाए तो मैं कहाँ से निकालूं, तो ओपन एंडेड में जाना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी सब चीज़ मैनेज करके रखें, कंटीजेंसी फंड की आपको ज़रूरत नहीं, कंटीजेंसी फंड आपके पास अलग से है, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्लोज एंडेड से जा सकते हैं, ठीक है। और बीच बीच में कभी आपको फंड निकालना, रिडीम करने की ज़रूरत है, ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप इंटरवल फंड से जा सकते हैं, क्योंकि बीच में जैसे साल में 2 बार आपको निकालने का मौका मिल गया, तो जैसे हम उस पर वेकेशंस के लिए जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, सो दोज आर लग्जरीज ऑफ द लाइफ, तो आप अगर उसके लिए करना चाहते हैं तो इंटरवल फंड्स उसमें चुन सकते हो, ठीक है। तो हमने जाना ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर थे। अभी आता है मैनेज के ऊपर, ठीक है, कि फंड्स को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। तो यहां पर मैनेजमेंट, ठीक है, सो यहां पे 2 तरीके से होता है, एक एक्टिव, एक होता है पैसिव, ठीक है। तो एक्टिव में क्या होता है, फंड मैनेजर जो होते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं मतलब ये होता है कि वो अलग अलग इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं, उनका जो सोचने का जरिया होता है बहुत अलग होता है कि मुझे ग्रो करना है, एनी हाउ मुझे ग्रो करना है, इतना मुझे पेस पकड़ना है, तो वो लोग एक्टिवली सर्च करते रहते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो एक्टिवली फंड को मैनेज करते हैं, तो जहाँ पर रिटर्न की पॉसिबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो अगर जैसे बहुत सारे इंडेक्स हैं तो अलग अलग इंडेक्स जो परफॉर्म करें वो लोग अलग अलग इंडेक्स में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। अगर जो इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको रहने देते हैं, दूसरे इंडेक्स को पकड़ते हैं, वो इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है तो उसी में फंड को इन्वेस्ट करते हैं और उसके हिसाब से उनको रिटर्न मिलता है। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिवली रिसर्च करते हैं, तो उसकी बदौलत आपको रिटर्न भी इसमें अच्छा मिलने की संभावना होती है, ठीक है। तो जिसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उसको एक्टिव इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अब ये पैसिव फंड हो गया, ठीक है। तो पैसिव में आप देखोगे कि यहाँ पर ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, ये कोई 1-2 ही फंड्स को, इंडेक्स फंड जो इंडेक्स रहता है उसको फॉलो करते हैं और वो इंडेक्स के कंपोजिशन में जो स्टॉक रहता है सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये इंडेक्स है 12-13% का रिटर्न दे रहा है तो मैं इसी इंडेक्स में इन्वेस्ट करूंगा, इसी इंडेक्स को फॉलो करूंगा, इसी इंडेक्स के अंदर जो भी स्टॉक इसमें रखे गए हैं, जो भी स्टॉक इसमें लिस्ट किए गए हैं, मैं उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, उसी स्टॉक में ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो यहां पर एक्टिव और पैसिव हो गया, ठीक है। अभी ये होता है कि आपको वो जो रिटर्न्स है वो किस में ज़्यादा आपको मिल सकता है। तो मान लीजिए कि मुझे ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है, ठीक है, मुझे इतने रिटर्न्स भी मिल गए तो बहुत है, मैं 10-15 साल के लिए लेना चाहता हूँ, मुझे इतना स्लो रिटर्न भी काफ़ी है, तो आप पैसिव के लिए जा सकते हो, ठीक है, जिसमें रिस्क थोड़ा कम होता है क्योंकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो इंडेक्स के हिसाब से जा रहे हैं, जो इंडेक्स उनको ठीक लग रहा है, पर्टिकुलर इंडेक्स को ही फॉलो कर रहे हैं और उसी के कंपोजिशन में जो स्टॉक है उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि रिटर्न मुझे थोड़ा अच्छा मिले, ठीक है, वेरीज, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिटर्न्स है, मान लीजिए कि रिटर्न में 15 से 20% के बीच में देख रहा हूँ, ज़्यादा देख रहा हूँ, ठीक है,
तो उसके हिसाब से आपको आपको एक्टिव इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर एक्टिवली जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो यहाँ पर आप देखोगे कि बेस्ड ऑन इंडेक्स परफॉर्मेंस, तो इंडेक्स कौन सा 1 या 2 इंडेक्स, ज़्यादा नहीं, ठीक है, एक फिक्स इंडेक्स होता है जिसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, ऑलराइट। अभी हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स क्या होता है, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में आप देखोगे जैसे इनकम स्कीम, इक्विटी स्कीम, डेट स्कीम भी होता है, कमोडिटी भी होता है, ठीक है, कमोडिटी स्कीम जिसके अंदर आप देखोगे गोल्ड एसेट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स होता है, ठीक है, कि जहाँ पर जो फंड होता है एक्टिवली वो इनकम स्कीम में, जो इनकम स्कीम के हिसाब से वो वगैरह वगैरह इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेगा। फिर इक्विटी वाले में होता है प्योरली इक्विटी में करते हैं, ठीक है, अब चाहे वो मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, किस में भी हो, आई एम सॉरी, तो वो इक्विटी स्कीम जो होता है वो इक्विटी के हिसाब से करते हैं। वो लोग क्या देखते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक में, इतने सारे स्टॉक में, लार्ज कैप, मिड कैप, उसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर आपका डेट स्कीम होता है जो ज़्यादातर एफडीज, बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो अच्छा रिटर्न देते हैं उसके हिसाब से वो लोग डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। फिर आपका आता है कमोडिटी वाला, जैसे गोल्ड। अब गोल्ड का भी रिटर्न आप देखो 10-12% वो देता ही रहता है, ठीक है, तो गोल्ड स्कीम आता है। तो वो लोग वेरियस आप देखोगे कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने जाना कि पोर्टफोलियो को किस तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, और एक क्लासिफिकेशन जानना हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, हमारी कुछ ज़रूरत है, हमारा कुछ फाइनेंशियल गोल है, तो हमें स्ट्रक्चर जानने की ज़रूरत है, हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जानने की ज़रूरत है, और हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स क्या है, ठीक है। तो मुझे ये उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन कैसा है, ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ज़रूर हेल्प करेगा, ठीक है। और भी ऐसे जानकारी पूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।